सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई का भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की यूनिट 1, जिसे हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट देखने वाले हैं। इन वन वीडियो आपकी यूनिट 1 जो है कंप्लीट हो जाएगी, जिसके अंदर हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि पीवाईक्यूज के अंदर हर बार पूछे जाते हैं और आपके पेपर में भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उन टॉपिक्स को बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखेंगे और उन टॉपिक्स से पिछले 4 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हमने मतलब इस वीडियो के अंदर यूनिट 1 के 4 साल के जितने भी क्वेश्चंस थे उनके सॉल्व करवाया है। मतलब एकेटीयू के अंदर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे जो पीवाईक्यूज के अंदर क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपकी यूनिट 1 बस आप इतनी देख लोगे, आपका बहुत ज्यादा मोर देन इनफ हो जाएगी और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे अपने पेपर के अंदर। ये जो हमारा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है उसका सब्जेक्ट कोड है BAS 102। एकेटीयू के फर्स्ट ईयर में होता है, या तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होगा या तो आपके सेकंड सेमेस्टर में होगा। हम कंप्लीट यूनिट 1 को हैंड रिटन नोट्स के साथ देख रहे होंगे, और अगर आपको वो नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मल्टी आइटम्स एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखते रहना है। और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की ऐसी हम सारी यूनिट लाने वाले हैं, तो आपको वो यूनिट प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमें क्या बताता है कि जो हमारा एटम है उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका अरेंजमेंट कैसा है। और ये जो हमारा अरेंजमेंट है ये हमें क्या बताएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताएगा कि जो हमारा एटम है उसमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। और ये हमें क्या बताएगा, स्टेबिलिटी के बारे में भी बताएगा कि जो हमारा एटम है वो कितना स्टेबल है। और हमें कंडक्टिविटी के बारे में भी बताएगा कि कंडक्टिविटी उसकी हाई है या फिर लो है। अब हम पढ़ते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर टेल्स अस हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज इन एन एटम, कि हमारा जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है। एंड दिस अरेंजमेंट कंट्रोल्स बॉन्ड फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी, कंडक्टिविटी एक्सेट्रा। अब ये जो अरेंजमेंट है क्या कंट्रोल करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन को, स्टेबिलिटी को, कंडक्टिविटी को। अब हम देखते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम, मतलब हमारे एटम में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। मेजरली हमारे एटम में जो है वो 3 चीज प्रेजेंट होती है। एक होता है हमारा प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। सेकेंड है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है और ये भी हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही मिलता है। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और ये हमारा क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या था। इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करते हैं। नॉट फिक्स्ड पाथ, मतलब उनका कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता। अब इसका क्या मतलब है, जो हमारी ओल्ड थ्योरी थी उसमें हमें बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। लेकिन जब हमारी मॉडर्न थ्योरी आई उसने हमें क्या बताया, इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कल में मूव नहीं करता, वो रैंडमली मूव करता है। तो हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पाथ कभी भी नहीं बता सकते। फिक्स्ड पाथ की जगह हम वो रीजन देखते हैं जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फाउंड होते हैं और वो रीजन ही हमारा क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। तो यही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा फिक्स पाथ में नहीं रिवॉल्व करता, वो कहाँ होता है हमारा, वो हमारा ऑर्बिटल में पाया जाता है। सेकेंड है हमारा ऑर्बिटल शो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल हमें क्या बताता है, ऑर्बिटल हमें वो प्रोबेबिलिटी बताता है, मतलब कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, कि हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, फिर हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने हमें क्या दिया, हमें 4 क्वांटम नंबर्स दिए, N, L, M, S। एन हमें क्या बताता है, हमारे एटम की एनर्जी को बताता है कि हमारा जो एटम है उसकी एनर्जी कितनी है। सेकेंड है हमारा एल। एल हमें क्या बताता है, हमारी शेप के बारे में बताता है कि जो हमारा एटम है उसकी शेप क्या है। एम जो है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, या फिर हम कहें ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि जो हमारा एटम है उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी। फोर्थ है हमारा एस। एस हमें क्या बताता है, स्पिन के बारे में बताता है कि जो हमारा एटम है वो लो स्पिन होगा या फिर हाई स्पिन होगा। ठीक है, तो 4 क्वांटम नंबर डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन। ये जो 4 क्वांटम नंबर होते हैं किसको डिस्क्राइब करते हैं, ये हर एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हैं, N, L, M और S। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, MOT के नाम से भी जानते हैं। ये हमें क्या बताता है, जब हमारे 2 एटम कंबाइन होते हैं तो उससे पहले क्या होता है, उनके दोनों के
जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं, मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनके वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो हमारा क्या, किस चीज का फॉर्मेशन होता है, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे पूरे उसको मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, न कि हमारे एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा क्या लिखा हुआ है ये, when two atomic orbitals combine, जब दो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जो क्या करता है, विच बिलोंग टू द होल मॉलिक्यूल, जो कि हमारे होल मॉलिक्यूल को बिलोंग करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब हमारा फॉर्म होता है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, हमारी दो पॉसिबिलिटी होती है। सबसे पहला हमारा क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब कि BMO। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारा क्या होता है, इनकी जो एनर्जी होती है वो हमारी एनर्जी कम होती है। अब एनर्जी कम की वजह से क्या होगा, ये स्टेबल ज्यादा होंगे, मतलब कि इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सेकेंड है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। अब ज्यादा एनर्जी की वजह से हमारा क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो हमारी इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इनकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब क्या है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हमें क्या एक्सप्लेन करता है कि ये जो हमारे एटम कंबाइन हो रहे हैं किस तरीके से कंबाइन हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता कि रैंडमली हम कोई भी एटम को मिला देंगे और हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है कि हमारे कौन से एटम कंबाइन होंगे जिससे हमारा एक मॉलिक्यूल बनेगा, और वो मॉलिक्यूल स्टेबल भी होगा और वो हमें मिल भी जाएगा। अभी हमारा क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन हाउ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, कि एटम हमारा किस तरीके से कंबाइन होते हैं कि हमारा एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। बाय फॉर्मिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि जब हमारा एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा उससे पहले हमारा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, विच बिलोंग टू द होल मॉलिक्यूल। अब ये जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है ये किसको बिलोंग करेगा, ये हमारा मॉलिक्यूल को बिलोंग करेगा, ना कि जो हम जिस एटम से वो मिलके बना हुआ है उसको बिलोंग करेगा। इसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी और हमारा जो एटम होगा उसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी। अभी हमारा कैसे ओवरलैपिंग होती है ये देखते हैं हम। सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल A, मतलब जो हमारा एटम A है उसके ऑर्बिटल को हमने A लेट कर लिया। सेकंड है हमारा एटॉमिक जो एटम है उसके ऑर्बिटल को हमने B लेट कर लिया। तो जब A और B एक साथ मिलेंगे तो इनकी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इन दोनों A और B की ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग होने के बाद क्या होगा, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। जब हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उसकी भी दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो सिग्मा होगा या फिर वो पाई होगा। अब सिग्मा कब बनता है, सिग्मा हमारा बनता है जब हमारा हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। और हमारा पाई कब बनता है, पाई हमारा बनता है या तो हमारे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। जब हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बारी आती है तो उसमें हम स्टार से इंडिकेट करते हैं। सिर्फ हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक स्टार बना देते हैं, जैसे कि हमने ये बनाया हुआ है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, एनर्जी लेवल ऑर्डर। इसमें हमारा एनर्जी लेवल ऑर्डर क्या होता है, हमारे मॉलिक्यूल जब हमारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनेंगे तो उनके डिफरेंट ऑर्बिटल होंगे, डिफरेंट ऑर्बिटल की एनर्जी अलग अलग होगी। तो जो हमारी जिनकी एनर्जी कम होती है उन्हें हम क्या करते हैं, पहले फिल करते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स, और जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है उनमें जो हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो बाद में करते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट एनर्जीज। हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो क्या होगी, अलग अलग होगी। जिनकी एनर्जी कम होगी उनमें हम इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे और जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी उनमें हम इलेक्ट्रॉन बाद में फिल करेंगे। जैसे कि हमारा क्या लिखा हुआ है, 4b2 C2 और N2, ये क्या है, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 5, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7। तो इन सब का जो हमारा एटॉमिक नंबर है या तो वो 7 है या फिर 7 से कम है। जब हमारा एटॉमिक नंबर 7 से कम होगा तो हमारा क्या होगा, जो हमारा 2p ऑर्बिटल होता है उसमें पाई की एनर्जी कम होगी और सिग्मा की ज्यादा होगी। इसमें क्या लिखा हुआ, पाई ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी, पाई ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और सिग्मा की ज्यादा होगी ऑफ 2p, जो हमारा 2p ऑर्बिटल होता है उसमें। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी तो हमारी क्या बनेगी, जैसे कि अब हमारा सिग्मा, ये जो पाई लिखा हुआ है, पाई पहले लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है,
क्योंकि इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो हमारा 7 से कम है, और 7 से कम में पाई की एनर्जी कम होती है और सिग्मा की ज्यादा होती है, इसीलिए सिग्मा हमने बाद में लिखा हुआ है। तो ये हमारा कैसे लिखा हुआ है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये हमारा बॉन्डिंग का हो गया, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग का हो गया। फिर हमारा हो गया पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। हमारा पाई पहले आया क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारा 7 से कम था। फिर हमारा आया सिग्मा 2pz, इसका जो है एनर्जी हमारी ज्यादा है पाई से, तो इसीलिए ये इसके बाद में आया। फिर हम क्या करते हैं, हमारे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, फिर हम आते हैं एंटी बॉन्डिंग पे। सिमिलरली हमने ऐसे लिखा, फिर हमने क्या लिखा, पाई 2px और इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। फिर हमारी क्या किसकी एनर्जी आएगी, सिग्मा स्टार 2pz की। ये था हमारा, इस तरीके से हम करते हैं जब हमारे जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, 7 से कम होगा। अगर हमारा मॉलिक्यूल आ जाएगा तो 7 का हम डबल कर देंगे 14, अगर हमारा 14 से कम होगा फिर भी हम यही वाला यूज करेंगे। अब हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, BCN इज इक्वल टू पाई फर्स्ट। अगर हमारा बोरोन कार्बन नाइट्रोजन इनमें से तीनों में से कुछ भी हुआ तो हमारा क्या आएगा, पाई पहले आएगा, मतलब कि पाई की एनर्जी कम होगी और सिग्मा की ज्यादा होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं 4O2F2Ne2, ऑक्सीजन फ्लोरीन न्यून। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा 8, फ्लोरीन का 9 और न्यून का 10। अब ये जो इनका एटॉमिक नंबर है या तो 8 है या 8 से ज्यादा है। अगर हमारी ऐसा हुआ कि हमारा एटॉमिक नंबर 8 हुआ या 8 से ज्यादा हुआ तो हमारा क्या होगा, जो 2p ऑर्बिटल है उसमें सिग्मा की एनर्जी जो है वो कम होगी, वो पाई की ज्यादा होगी। सिग्मा 2p ऑर्बिटल बिकम लोअर इन एनर्जी देन पाई। सिग्मा की जो एनर्जी है वो हमारी कम हो जाएगी और पाई की ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें हमारा कैसे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा सब सेम है, हमारा चेंज आएगा यहाँ पर, जहाँ पे हमारा 2p ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगी। यहाँ पे हमारा पहले ये हमारा ये था, ये बाद में था, ये अब हमारा क्या होगा, पहले आ जाएगा सिग्मा 2pz। फिर अब हमारा आएगा पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py। फिर हमारा आएगा पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। तो हमारा क्या चेंज आया, हमारा चेंज ये आया कि जब हमने अगर हमारा एटॉमिक नंबर 7 से कम था तो हमने क्या किया, हमने पाई को पहले लिखा, और हमारा अगर एटॉमिक नंबर 8 या 8 से ज्यादा आएगा तो हम क्या लिखेंगे, सिग्मा को पहले लिखेंगे। अब हम इसे कैसे लर्न कर सकते हैं, आफ्टर ऑक्सीजन सिग्मा विन। ऑक्सीजन के बाद क्या होगा, सिग्मा विन करेगा, मतलब कि सिग्मा की एनर्जी कम होगी और पाई की ज्यादा होगी, तो हम सिग्मा को पहले लिखेंगे और पाई को बाद में लिखेंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर हमारा ये बताता है कि जो हमारा एटम्स है उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर, ये क्या है, एक नंबर है, दैट टेल्स अस हाउ स्ट्रॉन्ग अ बॉन्ड इज बिटवीन टू एटम, कि जो हमारे एटम्स हैं उनके बीच में जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हमें बताएगा बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर का हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं हम, Nb माइनस Na/2। Nb क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, के जो हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और सेकंड है हमारा Na क्या है, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कि हमारा जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दोनों को निकालेंगे, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देंगे और फिर क्या करेंगे, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर मिल जाएगा। अब क्या है, एक नोट बना के हम लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है ये, अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो हमारा बॉन्ड जो है स्ट्रांग होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो हमारा बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया, और इन केस अगर हमारा बॉन्ड 0 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हमारा 0 आया तक, तो हमारा क्या है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो मॉलिक्यूल हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, मैग्नेटिक कैरेक्टर हमें ये बताता है कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हमारा मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर टेल्स वेदर अ मॉलिक्यूल इज अट्रैक्ट और रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, के मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स वो अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, कि हम ये देखेंगे कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं या फिर है भी या नहीं। अब इसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसे हम इंडिकेट करते हैं म्यू से। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2।
ठीक है। अगर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर हैं तो वो क्या होगा, वो हमारा पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर हमारे नहीं है तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अगर हमारा पैरामैग्नेटिक हुआ तो क्या हुआ, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी वो उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और अगर हमारा डायमैग्नेटिक हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड उसे क्या करेगी, रिपेल करेगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब हमारा मॉलिक्यूल्स बनता है वो किससे बने, दो एटम से मिलके बने। ठीक है, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स आर कॉल्ड डायटोमिक मॉलिक्यूल। कि जो हमारा मॉलिक्यूल बनना है वो किससे बने, दो एटम से मिलके बने। अब इसमें भी हमारी दो पॉसिबिलिटी होती है, वो क्या क्या है, सबसे पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल या तो वो होमोन्यूक्लियर होगा या वो हेट्रोन्यूक्लियर होगा। होमो मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या है कि जो हमने एटम यूज किए ये दोनों सेम होंगे, जो हमारा मॉलिक्यूल बनना है वो सेम एटम से मिलके बनेगा। हेट्रोन्यूक्लियर में क्या होगा, जब हमारा मॉलिक्यूल बनना है वो जिन एटम से मिलके बन रहा है वो दोनों एटम क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जो हम एटम्स यूज कर रहे हैं वो क्या है, सेम एलिमेंट के हैं, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल बन रहा है वो दोनों सेम एटम से मिलके बन रहा है। जैसे कि हमारा H2 हो गया, H2 पॉजिटिव, He2 पॉजिटिव, Li2, Be2 एक्सेट्रा, ऐसे हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये हमारा क्या है, दोज मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब कि जो हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है उसमें जो हम एटम्स यूज कर रहे हैं वो क्या होंगे, दोनों डिफरेंट एटम होंगे। जैसे कि हमारा CO, इसमें क्या है, हमारा कार्बन और ऑक्सीजन, NO नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और हमारा क्या है, NF नाइट्रोजन और फ्लोरीन। ये किससे मिलके, ये जो हमारा मॉलिक्यूल बना है ये दो डिफरेंट एटम से मिलके बना है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते ही हमारे सारे PYQs हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे हमें क्या करना है, हमें बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है, किसका, NO का। विल NO भी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, और हमें ये बताना है कि जो हमारा NO मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। अब हमारा NO क्या है, NO एक हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि क्या ये मॉलिक्यूल दो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ है। अब हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा नाइट्रोजन है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। नाइट्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, तो हमारे उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। ऐसे ही हम ऑक्सीजन का देखेंगे तो ऑक्सीजन का जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे नाइट्रोजन की, 1s2 2s2 2p3 3 4 5 6 7, हमने पूरे 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। ऐसे ही हम ऑक्सीजन के लिए देखेंगे तो 1s2 2s2 2p4 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब हम NO मॉलिक्यूल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, 7 + 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NO जो होंगे वो हमारे 15 होंगे। अब हम लिखेंगे इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने देखा था 15 मतलब 14 से हमारा ज्यादा है, तो हम इसमें कौन सी यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे सिग्मा वाली, जिसमें हमारा सिग्मा पहले आएगा। तो हम देखेंगे सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 15, तो 2 हमने यहाँ फिल करे, फिर 2 यहाँ फिल करे, ऐसे करके हम फिल करते चले गए, यहाँ तक हमारे कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब हमारा एक इलेक्ट्रॉन बचा, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ फिल कर दिया। अब हम जैसे हमारा ये है, इसके इनके साथ में क्या साइन लगा हुआ है, इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है कि दोनों हमने इसे दे दिए, हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, पहले इसे एक देंगे फिर एक इसे देंगे, फिर अगर हमारे पास तीसरा है फिर एक इसे फिर एक इसे, ऐसे हम इसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ठीक है, तो हमने इन्हें इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। अब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। बॉन्ड ऑर्डर का भी हमने फॉर्मूला देखा था, Nb - Na/2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन सा होता है, जिसके ऊपर स्टार का साइन नहीं हो। तो एक हमारा ये है, एक हमारा ये है, फिर ये है और फिर हमारे ये 2 है।
तो 2 4 6 8 10 मतलब कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हैं 10। माइनस करेंगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे जिसके ऊपर हमारा स्टार लगा हुआ है, तो एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। 2 + 2 + 1 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस में हो गए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो क्या करेंगे 10 - 5/2, 10 - 5 5 5/2 2.5, ठीक है। तो हमारा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। हमें एक तो बॉन्ड ऑर्डर बताना था, वो हमने बता दिया। फिर हमें क्या बताना है कि डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक। इसके लिए हम दोबारा अपनी कॉन्फ़िगरेशन के पास जाएंगे। अगर हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हुए तो पैरामैग्नेटिक, अदरवाइज डायमैग्नेटिक। तो हम देखते हैं यहाँ तक तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं पूरे, लेकिन जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारा क्या है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी पेयरिंग किसी के साथ नहीं हुई भी। और जब हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है पैरामैग्नेटिक। तो हमारा NO मॉलिक्यूल क्या है एक पैरामैग्नेटिक है। अगर हम इसके मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसका नेचर क्या है पैरामैग्नेटिक। क्यों है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस में आया हुआ है AKTU 2022-23 में। नेक्स्ट अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NO एंड N2। कि हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है और बताना है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ NO का और N2 का। फिर हमें क्या करना है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है और फिर मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। ये हमारे AKTU 2021-22 में आया हुआ है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। NO मॉलिक्यूल अभी हमने देखा था क्या है, ये हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम से मिलकर बना हुआ है। तो हम पहले नाइट्रोजन एटम फिर ऑक्सीजन एटम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा 1s आएगा, 1s हमने नाइट्रोजन का लेंगे, फिर 1s ऑक्सीजन का। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा नाइट्रोजन है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की एनर्जी कम होगी। तो जब हम इसके ऑर्बिटल बनाएंगे तो नाइट्रोजन का ऑर्बिटल थोड़ा ऊपर बनाएंगे और ऑक्सीजन का थोड़ा नीचे कर देंगे। मतलब इनके जो ऑर्बिटल है उसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इसे थोड़ा नीचे दिखाया इसीलिए ऑक्सीजन एटम के ऑर्बिटल्स को। तो सबसे पहले 1s, फिर हमने इसी तरीके से अब जब हमारे दो ऑर्बिटल एक साथ कंबाइन होंगे तो दो बनते हैं, हमें पता है एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की हमें पता है एनर्जी कम होती है तो इसीलिए हमने इसे नीचे शो किया है, और एंटी बॉन्डिंग की हमारी एनर्जी ज्यादा होती है तो हमने इसे ऊपर दिखाया है। फिर 1s के बाद हमारा क्या आता है 2s के एक हमारा 2s नाइट्रोजन का हो गया और एक ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हमने नीचे दिखाया। अब जब भी कंबाइन होंगे तो हमारा एक BMO बनेगा और एक ABMO बनेगा। फिर है हमारा 2p, फिर हम बनाएंगे 2p को। जब हम 2p को बनाते हैं तो ये तो हमारा नाइट्रोजन एटम का हो गया और ये हमारा ऑक्सीजन का हो गया। जब हम 2p को बनाते हैं और जो उसके हमारा ऑर्बिटल बनता है तो वो ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। पाई के जो होते हैं वो एक साथ चले जाते हैं और सिग्मा के एक साथ चले जाते हैं। तो π2px और π2py एक साथ रहेगा और सिग्मा 2pz एक साथ रह गया। ऐसे ही जब हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो π*2px और π*2py और फिर हमारा क्या रह गया सिग्मा स्टार 2pz। अब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करते हैं। हमें पता है इसमें कितने हमारे 7 और इसमें कितने 8। हमारे एस में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 2 1 2। ऐसे ही हम ऑक्सीजन में करेंगे 1 2, या पहले हम नाइट्रोजन के पूरे कर लेते हैं। अब हमारे 2s में कितने होंगे 2, तो हमारे 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। कितने बचे 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 1 2 3। तो अब हमने नाइट्रोजन के सारे जो इलेक्ट्रॉन से उन्हें फिल कर लिया। 2 + 2 + 2 1, 6 + 1 7 हमारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे कैसे हुए, अब हमने 2 फिल कर दिए, 3 4 5 6 7 8। अब हमने टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स को अपने फिल कर दिया। अब हम इन्हें फिल करेंगे अपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी हमने देखा था कि जिसकी एनर्जी कम होती है पहले हम इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल करते हैं। तो हम पहले किस में फिल करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे। तो 1 2 3 4 ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ऐसे ही हम सिमिलरली इसमें करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं इसमें हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 7।
सबसे पहले जिसकी एनर्जी सबसे कम है हम उसे देंगे इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन हम भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो हम इसको देंगे क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 2 4 6 8 10 12 14 15, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब हमें देखना है N2 जो हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हमारा मतलब अब हमने इसे क्या बना दिया, ऑर्बिटल डायग्राम हमने इसका बना दिया। अब हमें इसके बारे में क्या बताना था, दूसरा बताना था हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। ये मैंने अभी आपको पहले बता दिया था, तो आप इसको ही कॉपी कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 आएगा और इसका जो मैग्नेटिक नेचर आएगा वो क्या आएगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो हमारा NO का सब चीज हमने कंप्लीट कर ली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है N2 मॉलिक्यूल। इसमें हमें 2 मॉलिक्यूल का पूछा था, एक तो NO और एक N2। NO का हमने देख लिया, अब हम N2 का देखते हैं। N2 क्या है हमारा, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्यों, क्योंकि ये 2 नाइट्रोजन एटम से मिलके बना है। इसका जो मॉलिक्यूल है वो सेम एटम से मिलके बना है, फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम। जब 2 नाइट्रोजन एटम मिले तो हमारा क्या बना, एक N2 मॉलिक्यूल बना। N एटम प्लस N एटम इज इक्वल्स टू N2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या है हमारा 1s2 2s2 2p3 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने होते हैं नाइट्रोजन में, 7, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज N2 मॉलिक्यूल। तो हमारे N2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 7 + 7 इज इक्वल्स टू 14। तो हमारे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14। जब हमारे 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो हम कौन सा वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, Z जो है वो हमारा <7 है और = 7 है, तो हम = और <7, तो हम कौन से यूज करेंगे, क्या जो हमारा π2p होगा उसकी एनर्जी कम होगी और σ2p की एनर्जी ज्यादा होगी। तो हमने क्या किया, σ1s σ*1s σ2s σ*2s, फिर हमने क्या किया, पाई को यूज किया। क्यों, क्योंकि पाई की एनर्जी इसमें कम होगी। फिर हमारा सिग्मा आया, फिर पाई आया और फिर सिग्मा आ गया, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमने 2 2 2 ऐसे करके सब जगह फिल कर दिए, तो हमारे कितने होगा, 2 4 6 8 10 12 14 हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब हम देखते हैं अपना बॉन्ड ऑर्डर। सेकेंड हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना था। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे बताएंगे हम, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो हम कैसे देखेंगे, जिनके ऊपर स्टार नहीं है वो हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल ही है। तो 2 + 2 + 2 + 2 + 2 2 4 6 8 10, तो हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा एंटी बॉन्डिंग में, हम देखेंगे ये हमारा एंटी बॉन्डिंग में है, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग में है और हमारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो 2 + 2 4 हो गया, तो 10 - 4 हमारा कितना हुआ, 6 6/2 3, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब हम इसके मैग्नेटिक नेचर की बात करेंगे। अगर हम इसमें देखें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो कि हमारा अनपेयर्ड हो, सब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा डायमैग्नेटिक होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, इसमें कोई भी हमारा ये नहीं है कि इसकी एनर्जी ज्यादा है इसकी एनर्जी कम है। क्यों, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन एटम है और इनकी एनर्जी सेम होगी। हमें पता है नाइट्रोजन एटम के पास कितने, एक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, और इसके पास भी 7, ठीक है। अब हम फिल करते हैं सबसे पहले एक नाइट्रोजन एटम का, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा, 1 2 3 4 5 6 7 इधर इलेक्ट्रॉन 7 इधर इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, N2 मॉलिक्यूल के पास 14, और हमने 14 के 14 फिल कर दिए। जब 1s और 1s एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो हमारे 2 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होगी तो हम पहले इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल करेंगे। तो 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4। नेक्स्ट है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 14 के 14 हमने फिल कर दिए। हम इसे भी देख के बता सकते हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक नेचर है वो क्या है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन हमें ऐसा नहीं दिख रहा जिसकी पेयरिंग ना हुई हो, सबकी पेयरिंग हुई है, तो हमारा क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा।
एक हमें ऐसे एरो भी दिखाना है साइड में कि एनर्जी लेवल जो है हमारा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, इतना आपको आई होप समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा 7 मार्क्स में आया था AKTU में, ये हमारा PYQ था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब हमें क्या बताना है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, O2 का, O2 पॉजिटिव का, O2 नेगेटिव का। ये क्वेश्चन हमारा AKTU 2021-22 में आया हुआ है। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। O2 मॉलिक्यूल क्या है, फॉर्म बाय 2 ऑक्सीजन एटम। ये एक होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो हमें क्या पता है, ये जो है जो इसका मॉलिक्यूल बना है वो 2 सेम एटम से मिलके बना है। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू O2 मॉलिक्यूल। अब हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें ऑक्सीजन एटम की, तो 1s2 2s2 2p4 4 5 6 7 8 उसका पता है हमें, एटॉमिक नंबर उसका 8 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑक्सीजन एटम में, 8। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम बात करें O2 मॉलिक्यूल की, तो वो कितने होंगे, 16। अगर हमारे 16 होंगे तो हमें पता है 16 जो है एटॉमिक नंबर की बात करें, Z या तो हमारा 8 होगा या 8 से ज्यादा। अगर हम इसे ही अगर हम एटॉमिक उसकी बात ना करें, मतलब एटम की मॉलिक्यूल की बात करें, तो एटॉमिक नंबर जो है वो हमारा 16 या 16 से ज्यादा होना चाहिए। अभी हमारा 16 है, तो 16 में हमने क्या पढ़ा था कि सिग्मा 2p की जो एनर्जी है वो कम होगी और पाई 2p की जो एनर्जी है वो हमारी ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s ये हमारा सब में सेम रहेगा। लेकिन बात आती है यहाँ पे 2p, जब हमारा 2p ऑर्बिटल आ जाएगा, तो अगर हमारा 16 है तो हमारा क्या आएगा, सिग्मा वाला ऑर्बिटल पहले आएगा। तो सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। जो हमारा चेंज आएगा वो इनमें ही आएगा। जो हमारा 2p है या तो वो सिग्मा पहले आ जाएगा या फिर पाई पहले आ जाएगा। उसके लिए हमें क्या है, इसका एटॉमिक नंबर देखना होगा। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12 14 16। अब हम कैसे फिल करेंगे, अब हम ये गलती नहीं करेंगे कि हमने यहाँ पर ही हमारा पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पर ही फिल कर दिए। हम ऐसे नहीं करते, जब इक्वल्स टू का साइन होता है एक इसे देंगे फिर एक इसे देंगे फिर इसे इस तरीके से करेंगे। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया। अब हम बात करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की, क्योंकि जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे उसी के बाद हम उसकी बॉन्ड लेंथ को बता पाएंगे। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो हमारा एक तो ये है, एक ये है, एक फिर हमारा ये है, फिर ये 2 4 6 8 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हो गए हमारे, 10। नेक्स्ट देखते हैं हमारे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये है फिर हमारा, और फिर ये और ये, तो 2 4 5 और 6। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 6। तो 10 - 6 कितना हुआ, 4/2 2। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो आ गया वो हमारा 2 आ गया। ठीक है, बॉन्ड लेंथ हम एक साथ सबके बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने पहले किया हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन की। ये जो हमारा किस चीज से बना है, ये तो ऑक्सीजन एटम से और O+ आयन से। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि इसके पास डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब कि जितने इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे उससे एक कम इलेक्ट्रॉन अब इसके पास है। ठीक है, तो जनरली हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8। तो इसके पास कितने होंगे, 7। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो 1s2 2s2 2p4 ये हमारे 8 हो गए, लेकिन हमारा ये आयन है वो पॉजिटिव आयन, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो 2s2 1s2 2s2 2p3 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इससे हमारा क्या फॉर्मेशन हुआ, O2 पॉजिटिव मॉलिक्यूलर आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, इसके पास 8 है, इसके पास 7 है, तो कितने होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 15 है। तो हम इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल्स टू पाई 2py पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py
और सिग्मा स्टार 2p/z। सेम कॉन्फ़िगरेशन हम इसकी लेंगे जैसे हमने O2 मॉलिक्यूल की ली थी। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, हमें 15 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 2 4 6 8 10 12 13 14 15, ठीक है, नहीं सॉरी 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है उसकी इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, फिर एंटी बॉन्डिंग के दोनों को माइनस करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करें तो एक हमारा ये है, फिर ये है और ये, और एक लास्ट ये है। 2 4 6 8 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हो गए। एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो 1 2 3 ये है, 2 4 और 1 5, 10 - 5/2, 10 - 5 क्या हो गया हमारा 5/2, तो हमारा आ गया 2.5। अब हमने बॉन्ड ऑर्डर O2 का निकाल लिया, O2 पॉजिटिव का निकाल लिया। एक हमें तीसरा और पूछा था, क्या था, O2 नेगेटिव मॉलिक्यूलर आयन। अब ये हमारा किस चीज से बना हुआ है, ये हमारा एक तो ऑक्सीजन एटम है और एक O नेगेटिव आयन है, इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब हम बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ऑक्सीजन एटम की क्या होती है, 1s2 2s2 2p4। अगर हमारा कोई भी एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब क्या है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मतलब जितना ऑक्सीजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे एक ज्यादा इसके पास है। तो ऑक्सीजन एटम के पास जनरली कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक ज्यादा है, मतलब कि इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p4। और वो नेगेटिव आयन की बात करें तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो 1s2 2s2 2p5। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, हमारा ये 8 है और ये 9 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे। अगर हम इसी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होगा, हमारा सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, वही हमें लेना होगा जिसमें हमारा सिग्मा पहले आएगा और पाई बाद में आएगा। तो सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, सिग्मा 2pz, पाई 2px इज पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमें सबसे पहले ये देखना है। सबसे पहले अब हम क्या देखेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक यहाँ पर है, फिर नेक्स्ट यहाँ पर है, फिर नेक्स्ट यहाँ है और हमारा यहाँ पर है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम काउंट करें 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे हमारा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक हमारा ये है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक फिर हमारा ये है और नेक्स्ट ये और ये वाला है। तो 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस में हो गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब 10 - 7 करेंगे तो कितना आएगा, 3 को डिवाइड करना है 2 से, 3/2 कितना होता है 1.5। ठीक है, अब हमने इन तीनों के बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिए। अब हमें एक रिलेशन पता होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर जो है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है बॉन्ड लेंथ के, कि अगर हमारा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो हमारा बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, अब हमने देखा था ऑक्सीजन की, हमने O2 की निकाली, O2 नेगेटिव की और O2 पॉजिटिव की। O2 नेगेटिव की अभी हमने देखी थी, कितनी आई थी 1.5, इसकी आई थी हमारी 2 और इसकी आई थी हमारी 2.5। ठीक है, ये हमारी सब आ गई थी। अब जिसकी सबसे कम है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, सबसे कम हमारी किसकी है 1.5, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। फिर ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ फिर उससे कम होगी थोड़ी सी, और O2 पॉजिटिव जो है उसकी बॉन्ड ऑर्डर जो आया था वो हमारा 2.5 आया था, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा था तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्या है, विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से हमें क्या बताना है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NO एंड O2 मॉलिक्यूल, कि हमारा NO मॉलिक्यूल और O2 मॉलिक्यूल किस तरीके से फॉर्म होता है। कैलकुलेट देयर बॉन्ड ऑर्डर एंड प्रिडिक्ट देयर मैग्नेटिक बिहेवियर, इनके मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताना है और बॉन्ड ऑर्डर भी हमें कैलकुलेट करना है।
अब इसमें जो हमारा NO मॉलिक्यूल है इसे हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, क्योंकि हमने इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बना के देखा था, फिर इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट किया था और मैग्नेटिक बिहेवियर को भी डिस्कस किया था। तो आप इसको पहले देख सकते हैं, इतना आपको समझ आ गया होगा। इसका जो सोल्यूशन है इसमें हम क्या देखेंगे, O2 मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे। O2 मॉलिक्यूल हमारा किस किस चीजों से मिलकर बना होगा, 2 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना होगा। ये क्या है, हमारा होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि जो हमारा मॉलिक्यूल इसका बना है वो 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है और ये हमारे दोनों सेम है। तो हम इसकी सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ऑक्सीजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम मिलके O2 मॉलिक्यूल बनेगा। और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4, टोटल इस पे 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे O2 मॉलिक्यूल के पास कितने होगा, 16। अगर हमारे अब हम इसके क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे 16, हमारे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 16 या 16 से ज्यादा, तो इसमें क्या होता है, हमारा सिग्मा 2p जो होता है उसकी एनर्जी कम होती है और पाई 2p की एनर्जी ज्यादा होती है। तो हम इसी तरीके से इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये सब में सेम रहेगा। लेकिन अगर हमारा ये ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, सिग्मा 2p को पहले रखेंगे और पाई 2p को बाद में रखेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन फिल। इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, तो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 हो गए, 15 16, तो टोटल हमारे जो 16 इलेक्ट्रॉन है वो फिल हो गए। अब हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, Np माइनस Na/2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखते हैं, ये हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, फिर हमारा ये है और फिर हमारा ये है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें हम तो हमारे कितने आएंगे, 2 4 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये है नेक्स्ट, फिर हमारा ये और ये, तो 2 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने थे, 10, एंटी बॉन्डिंग में 6, 10 माइनस 6 4/2 2, तो हमारा O2 मॉलिक्यूल का जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना हो गया, 2। अब मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसका नेचर क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। तो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इसका नेचर क्या होगा हमारा, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि इसमें जो है हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। ऑक्सीजन एटम हमें पता है दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे पहले हमारा 1s आएगा, 1s जब ये कंबाइन होंगे तो इनके 2 ऑर्बिटल बनेंगे, एक हमारा बॉन्डिंग होगा और एक एंटी बॉन्डिंग होगा। ऐसे ही हमारा 2s मिलेंगे तो एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। सिमिलरली हमारा 2p और 2p ये स्प्लिट हो जाएगा, पाई वाले एक साथ हो जाएंगे और सिग्मा वाले एक साथ हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से तो अब हम सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब सिमिलरली इसमें भी हमें 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। अब हमें करना है इनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। सबसे पहले अब हम करेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें हम इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देन 16। अब हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब हम इसे देख के भी बता सकते हैं कि इसका जो नेचर है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसे हैं, ये अनपेयर्ड है, इनकी कोई भी पेयरिंग नहीं हुई है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइंड बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करना था, ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या बताता है कि जो हमारा एटम है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये हमारा बताता है बॉन्ड ऑर्डर। अब आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो उतना ही हमारा जो एटम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। हमारा इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी।
ये क्या है गिवन, म्यू की वैल्यू गिवी है 2.83। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें क्या दिया हुआ, ये मैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल रखा है। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसकी म्यू की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या बताना है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। गिवन क्या है, म्यू की वैल्यू क्या है 2.83। 2.83 अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी पीछे, म्यू का फॉर्मूला होता है √n × n+2। अब हमें पता है म्यू की वैल्यू क्या है 2.83। इसमें हमें किसी की वैल्यू नहीं पता, हम इसे ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज, n × n+2 अंडर रूट में। अब हम अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो 2.83 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा हमारा 8.0089। तो इसे अप्रोक्स में हम 8 लिख सकते हैं। अब हम n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n² + 2n। जब हम इसे सॉल्व करेंगे या हम n की वैल्यू रख के देखेंगे, 1 रखेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। जब हम 2 रखेंगे n की वैल्यू, 8 इधर है हमारे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में अब हम 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 + 2 2 × 2 4। तो ये हमारा क्या होगा 8। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गए। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इसमें हमारे कितने प्रेजेंट है 2। क्या अगर हमारा म्यू की वैल्यू हमारी 2.83 आ जाती है तो उसमें हमारे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमारे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये भी सिमिलर ही है इसी की तरह। अ कंपाउंड शो अ मैग्नेटिक मूवमेंट, वो जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कितना शो कर रहा है 1.73। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो उस कंपाउंड में जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे। हमें फॉर्मूला पता है 1.7 म्यू = n × n+2 होता है। तो हमारी म्यू की वैल्यू कितनी की मैंने क्वेश्चन में 1.73 और इक्वल टू में √n × n+2। अगर अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर तो हमारा स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 1.73 का स्क्वायर n × n+2। 1.73 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 2.9929। तो हम इसे अप्रोक्स में 3 लिख सकते हैं। तो 3 अब हम n के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n² + 2n। अब हम देखेंगे कि n की हम कौन सी वैल्यू रखें कि इसे सेटिस्फाई कर जाए, कि हम n की वैल्यू रखें और हमें क्या मिल जाए 3 मिल जाए। तो हम n की वैल्यू हमने 1 के लिए ट्राई किया, जब 1 का स्क्वायर किया 1, 2 × 1 2 आ गया तो 3। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हुआ हमारी इक्वल आ गई। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जब हमारा मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 आएगा तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। अब ये हमारा एमओटी जो है इसमें हमने सारे पीवाईक्यूज कवर कर लिए जो हमारे आए हुए हैं। यही हमारे इंपॉर्टेंट है, यही हमारे रिपीट होते हैं। आप इनको अच्छे से कर लेंगे तो आपका एमओटी बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल सबसे पहले तो जब हमारा सॉलिड और लिक्विड होता है उसके बीच की एक फेज होती है, जब जहाँ पे हमें क्या मिलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। अब जो हमारी ये बीच की फेज है इसमें क्या करते हैं, ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स के पास ना तो हमारी पूरी सॉलिड की प्रॉपर्टीज होती है, न कि पूरी लिक्विड की। इसके पास कुछ सॉलिड की और कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम क्या देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल। ये एक स्पेशल टाइप का मटेरियल होता है जो कि ना तो पूरी तरीके से लिक्विड होता है न कि पूरी तरीके से सॉलिड होता है। ये क्या होता है, इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड की आ जाती हैं, कुछ सॉलिड की आ जाती हैं, जो कि प्रॉपर्टीज यूनिक होती है। और इस यूनिक प्रॉपर्टीज की वजह से इसका जो बिहेवियर होता है वो भी यूनिक हो जाता है। इट हैज फ्लोइंग प्रॉपर्टीज लाइक लिक्विड। इसके पास जो लिक्विड के पास हमारे फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है तो इसके पास वो प्रॉपर्टी आ जाती है। एंड सम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट लाइक क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल से मतलब क्या, जो हमारे सॉलिड के पास प्रॉपर्टीज होती है ये एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, इसके पास ये भी प्रॉपर्टी होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मीसोफेज और मिडिल फेज। अभी मीसोफेज और मिडिल फेज इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारा सॉलिड और लिक्विड के बीच में लाई करता है। तो एक बीच की फेज ऐसी आती है जहां पे हमें लिक्विड क्रिस्टल्स मिलते हैं, इसीलिए हम इसे मिडिल फेज कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हमारे मिलते कब है, जब हम एक सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या होता है, सॉलिड जब हमारा धीरे धीरे हीट होता रहता है तो एक हेजी लिक्विड की फेज आती है। फिर जब हम उसे हीट करते रहेंगे तो क्या होगा, एक लिक्विड में ट्रांसफर हो जाएगा। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड स्लोली, हम क्या कर रहे हैं सॉलिड को हीट किए जा रहे हैं तो एक
बीच में फेज ऐसा आएगा वो हेजी लिक्विड हो जाएगा, मतलब ना तो वो सॉलिड रहेगा ना वो लिक्विड रहेगा, उसमें बीच की प्रॉपर्टीज होंगी, उसके पास कुछ सॉलिड के भी होंगे और कुछ हमारे लिक्विड की भी प्रॉपर्टीज होंगी, विच ऑन फर्दर हीटिंग कन्वर्टेड इनटू ट्रांसपेरेंट लिक्विड, जिसे हम फर्दर हीट जब हम करते रहेंगे तो वो क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन जाएगा। द फेज ऑफ हेजी लिक्विड, अब ये जो हेजी लिक्विड का जो फेज बना था इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम लिक्विड क्रिस्टल्स कहते हैं। जैसे कि हमारा सॉलिड है, हमने उसे हीट किया तो वो हेजी लिक्विड बना, हेजी लिक्विड के बाद क्या हो गया, जब हम उसे हीट करते गए फर्दर तो वो क्या हो गया, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बन गया। ऐसे ही ये वाइस वर्सा भी है कि अगर हमारा ट्रांसपेरेंट लिक्विड है उसे हमने कूल किया तो वो क्या हुआ, एक हेजी लिक्विड बना, फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर हम उसे और कूलिंग देते रहे तो क्या हुआ, सॉलिड हुआ। जैसे कि आपने अपने फ्रीजर में पानी है, आपने उसे पानी रखा बर्फ जमने के लिए, जब आप पानी रखेंगे तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, ना तो ऊपर की लेयर सॉलिड होगी, लेकिन आप जब उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, वो लिक्विड होगा नीचे से, तो वो उसके पास क्या है, उसके पास सॉलिड की भी प्रॉपर्टीज है और लिक्विड की भी, ना तो वो सॉलिड रहा ना वो लिक्विड रहा, एक बीच की फेज आ गई, तो वो बीच की फेज हमारा क्या है, लिक्विड क्रिस्टल्स। तो इसमें हमारा क्या करते हैं, ये एक स्पेशल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स, हमारे लिक्विड क्रिस्टल्स कितने तरीके के होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल जनरली हमारे 4 तरीके के होते हैं। सबसे पहले क्या है, थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स, सेकेंड है हमारा लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल एंड देन मेलोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। अब जो ये हमारा थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल है ये हमारा फर्दर 3 टाइप्स का होता है, नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल और कोलेरेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल। अब हम देखते हैं इनको इन डिटेल के ये हमारे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है हमारा थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। ये हमारा क्या होता है, दोज लिक्विड क्रिस्टल विच बिहेव whose behavior change with temperature। ये क्या होते हैं, ये हमारे टेम्परेचर बेस्ड होते हैं, मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी, ये हमारा बिहेवियर चेंज करेंगे। अगर हम इन्हें हीट करेंगे या कूल करेंगे तो इनके जो मॉलिक्यूल्स है उनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगा और ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स है ये डिफरेंट तरीके से बिहेव करेंगे, ये हमारा लिखा हुआ है। अब ये जो थर्मोट्रॉपिक होते हैं ये हमारे फिर फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है। सबसे पहले क्या है हमारा निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। ये कौन लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, थ्रेड लाइक होता है, ठीक है। दोज लिक्विड क्रिस्टल विच हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स। in these liquid crystals molecule have no positional order but all the molecules pointed in the same direction। इसमें हमारा क्या है, निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल्स में कोई भी पोजिशनल ऑर्डर नहीं होता। मतलब क्या होता है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रैंडमली अरेंज होते हैं कहीं भी, इनका ये नहीं है कि हाँ एक पोजीशन है यहीं पर ही ये सब होंगे, ये रैंडमली अरेंज होते हैं कहीं भी। लेकिन जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इन सब की डायरेक्शन सेम होती है, पोजिशनल ऑर्डर इनमें नहीं होता, ये रैंडमली प्लेस होते हैं, लेकिन इनमें जो है डायरेक्शनल ऑर्डर होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड है हमारा स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। ये क्या होते हैं, दोज लिक्विड क्रिस्टल्स विच हैव सोप लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। वो लिक्विड क्रिस्टल जिनका सोप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब इनका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, स्लिपरी नेचर होगा। स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, इनके पास पोजिशनल ऑर्डर भी होता है और डायरेक्शनल ऑर्डर भी होता है। मतलब पहली बात तो ये लेयर में पाए जाते हैं। स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स हैव मॉलिक्यूल्स अरेंज इन डिस्टिंक्ट लेयर, मतलब कि ये लेयर्स में होते हैं और ये जो लेयर है हर लेयर का ऑर्डर सेम होगा और इसकी पोजीशन भी सेम होगी। वेयर मॉलिक्यूल्स इन ईच लेयर स्टे पैरेलल एंड ऑर्डर, पैरेलली अरेंज होंगे और एक ऑर्डरली मैनर होगा इनका। तो हमारा जो नेमेटिक था उसमें हमारा पोजिशनल ऑर्डर नहीं था लेकिन डायरेक्शनल ऑर्डर था। स्मेक्टिक में क्या है, हमारा पोजिशनल ऑर्डर भी और डायरेक्शनल ऑर्डर भी है। थर्ड है हमारा कोलेरेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ये क्या है, ये वो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, ये लेयर्स में तो अरेंज है लेकिन हर लेयर का ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा, मतलब हर लेयर की डायरेक्शन जो है वो अलग होगी। और जब हम इनको सारी लेयर्स को एक साथ रखेंगे तो एक हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है इनका। क्या लिखा हुआ अब हम पढ़ते हैं, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। ये स्पेशल टाइप होता है लिक्विड क्रिस्टल्स का जिसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर अरेंज इन लेयर्स, मॉलिक्यूल हमारे लेयर्स में अरेंज होते हैं। बट ईच लेयर्स मॉलिक्यूल्स आर स्लाइटली रोटेटेड, मतलब कि हर लेयर का ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। और जब ये लेयर एक साथ आ जाती है क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्मिंग अ हेलिकल स्ट्रक्चर, एक हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स के 3 टाइप थे, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट हम लिक्विड क्रिस्टल का टाइप देखते हैं, लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होता है, जो कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन पर बेस करें। लायो मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ये मॉलिक्यूल हमारे क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन पर बेस्ड करेंगे। Those liquid crystals which are based on concentration are called lyotropic liquid crystals। वो liquid crystal जो कि concentration पर based हो उन्हें कहते हैं हम lyotropic liquid crystal। थर्ड है हमारा discotic liquid crystals। ये हमारे क्या होते हैं, those liquid crystals which have disc like structure। discotic, इसमें disc आ रहा है, मतलब कि वो लिक्विड क्रिस्टल जिनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिस्क की तरह होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल। लास्ट है हमारा टाइप लिक्विड क्रिस्टल का, मेटलोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स। ये कौन से होते हैं, कुछ हमारे जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम होने की वजह से वो किस में आ जाते हैं, मेटलोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स में लाई करते हैं। सम ऑफ द लो मेल्टिंग और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनका वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, जैसे कि ZnCl, जिंक क्लोराइड, ये क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं हमारा मेटलोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। ये हमारे लिक्विड क्रिस्टल्स के टाइप थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, मतलब कि हमारे जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, हमारे लिक्विड क्रिस्टल्स का क्या यूज होता है हमारा डेली लाइफ में। ठीक है, यूज इन LCD स्क्रीन, जो हमारी LCD की स्क्रीन होती है वहां पर हम इनका यूज करते हैं। यूज इन डिजिटल वॉचेज एंड कैलकुलेटर, जो हमारी डिजिटल वॉचेज होती हैं, कैलकुलेटर्स, उसमें यूज करते हैं। यूज इन स्मार्ट विंडोज, जो हमारी स्मार्ट विंडोज होती है उसमें हम यूज करते हैं। यूज इन कलर चेंजिंग टॉयज, जो हमारे टॉयज होते हैं जो हमारा कलर चेंज करते रहते हैं, उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन थी लिक्विड क्रिस्टल्स की। अब हम देखते हैं इस पे बेस्ड PYQ, जो हमारे PYQs आए हैं। व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स गिव टू एप्लीकेशन, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं ये हमने पढ़ लिया, उसकी एप्लीकेशंस ये हमने पढ़ ली, तो आप इसको लिख सकते हैं। और इसमें क्या क्वेश्चन आ जाता है, इसमें आ जाता है कि हमारा एक्सप्लेन करो लिक्विड क्रिस्टल के टाइप को। आपने वो सब भी देख लिए, लिक्विड क्रिस्टल एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप वो भी बता देंगे और उसकी एप्लीकेशंस भी देख ली। आई होप आपको ये समझ आ गया। ये हमारा सेकेंड टॉपिक था, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूनिट 1 से, और ये हमारा कवर हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेफाइट एंड फुलरीन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट हमारा एक कार्बन की फॉर्म होती है। इसमें हम क्या लेते हैं, 2 डायमेंशनल कार्बन एटम की शीट लेते हैं, जो कि एक साथ अरेंज होकर एक लेयर बनाते हैं, और उस लेयर को हम कहते हैं ग्रेफीन शीट। इसमें अब हमारा क्या होता है, जो हमारा एक कार्बन होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो एक हमारा कार्बन जो है मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो हमारा 3 बॉन्ड तो बन गए, एक बॉन्ड हमारा रह गया, तो हमारा हर कार्बन एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जो कि हमारा उसी करंट कंडक्शन में हेल्प करता है। इसीलिए हम कहते हैं ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब हम देखते हैं ये हमारा क्या लिखा हुआ है। इट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, मतलब क्या है कि ये हमारी एक कार्बन की फॉर्म होती है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का कैसा होता है। ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ फ्लैट 2 डायमेंशनल शीट ऑफ कार्बन एटम। इसमें हम कार्बन एटम की शीट्स लेते हैं, जिससे हम क्या बनता है, हमारा ग्रेफाइट बनता है। अब ये हमारी शीट किस तरीके से अरेंज होती हैं, दी शीट आर अरेंज लाइक लेयर ऑफ अ सैंडविच स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर। मतलब कि ये जो अब हमारी शीट्स हैं ये इस तरीके से अरेंज होंगी जैसे कि हमारे एक बुक में पेजेस अरेंज होते हैं। हमारा एक पेज एक लेयर की तरह होगा और एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होगी। इस तरीके से ही हमारे ग्रेफाइट बनता है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब कार्बन जो है एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा तो वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। एंड अरेंज हेक्सागोनली इन लेयर्स। अभी कैसे अरेंज होगा, इसका जो अरेंजमेंट होगा वो हेक्सागोनली होगा। अब हमारे लेयर्स के अंदर देखते हैं लेयर्स के अंदर क्या होता है। इनसाइड द लेयर 1 कार्बन एटम फॉर्म 3 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। एक कार्बन जो है 3 स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, जो उसकी साइड में कार्बन एटम होते हैं उनके साथ। सो 3 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर सेटिस्फाइड विद इन द सेम प्लेन, मतलब कि जब वो कार्बन एटम अपने साथ वाले कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना लेगा तो वो सेम प्लेन में लाई करेंगे, तो उसकी जो 3 वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो जाएंगी एक उसी प्लेन में। फिर क्या होगा हमारा, द 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन इज फ्री एंड हेल्प्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब जो हमारा 4था कार्बन है वो उसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया तो वो क्या है, अभी फ्री है, तो वो क्या करेगा, वो हमारा हेल्प करेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में।
नेक्स्ट देखते हैं, द लेयर ऑफ ग्रेफाइट आर नॉट स्ट्रांगली अटैच्ड। अब ये जो ग्रेफाइट की लेयर्स बन जाती हैं ये एक दूसरे के साथ अरेंज होती है हमारे वीक वंडरवॉल फोर्स से, इनके बीच में जो है वीक वंडरवॉल फोर्स होती है। अब वीक वंडरवॉल फोर्स की वजह से क्या होता है, इसका जो नेचर होता है वो स्लिपरी होता है, क्योंकि ये आपस में मतलब अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, उनकी कोई जगह फिक्स नहीं होती। तो इसका जो हमारा ग्रेफाइट का नेचर हो जाता है वो सॉफ्ट और स्लिपरी नेचर हो जाता है। द लेयर ऑफ ग्रेफाइट आर नॉट स्ट्रांगली अटैच्ड, ये स्ट्रांगली अटैच नहीं होती, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवॉल फोर्सेस। अब इनके बीच में जो हमारी लेयर के बीच में जो वो होती है फोर्स, वो कौन सी होती है, वीक वंडरवॉल फोर्स होती है। दैट्स वाई द लेयर्स कैन स्लाइड इजीली ओवर ईच अदर। तो ये लेयर्स हमारी क्या करती है, ये एक जगह नहीं रहती, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती रहती हैं। देयरफॉर ग्रेफाइट फील सॉफ्ट एंड स्लिपरी, इसीलिए जो हमारा ग्रेफाइट का नेचर होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट और स्लिपरी नेचर होता है। अब जैसे कि ये हमने डायग्राम बनाया हुआ, इसमें हमारा क्या है, ये एक हमारी लेयर है कार्बन की, ये फिर हमारी दूसरी लेयर है। एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना लिखा हुआ है, 0.34 नैनोमीटर। मतलब कि एक लेयर और दूसरी लेयर उन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर। अब जो हमने 2D कार्बन एटम की शीट यूज की है, उसमें एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की जो हमारी डिस्टेंस रहेगी वो कितनी रहेगी, 0.142 नैनोमीटर। मतलब कि इन सबके जो बीच में डिस्टेंस है वो नैनोमीटर में है, मतलब कि हमारी डिस्टेंस बहुत कम है। अब हम देखते हैं ग्रेफाइट के टाइप्स के, हमारे ग्रेफाइट जो है वो कितने तरीके के होते हैं। हमारे ग्रेफाइट जनरली 2 तरीके के होते हैं, अल्फा ग्रेफाइट और बीटा ग्रेफाइट। अल्फा ग्रेफाइट में क्या होता है, एक हमारे पास कार्बन की लेयर है, दूसरी लेयर है, फिर 2 लेयर हमारी होगी, दोनों अलग अलग है, फिर तीसरी जो लेयर आएगी वो पहले कार्बन की ही आएगी। मतलब जो हमारी पहली लेयर हमने यूज करी थी वही तीसरी लेयर होगी, और जो चौथी लेयर होगी वो हमारी सेकंड वाले के सिमिलर लेयर होगी। और हमारा जो बीटा ग्रेफाइट होता है उसमें 3 का होता है, हम 3 लेयर यूज करेंगे, 3 डिफरेंट लेयर। अब जो चौथी लेयर आएगी वो फर्स्ट वाले के सिमिलर होगी, जो हमारी 5th आएगी वो सेकंड वाले के, और 6th जो आएगी वो हमारे 3rd वाले के सिमिलर होगी। अब हम देखते हैं ये हमारा क्या लिखा हुआ है। अल्फा ग्रेफाइट में क्या होता है, इट हैज AB लेयर, मतलब कि पहली और तीसरी लेयर सेम होगी और दूसरी और चौथी लेयर हमारी सेम होगी। लेयर पैटर्न एंड लेयर आर अरेंज इन अ हेक्सागोनली वे, ये किस तरीके से अरेंज होती है, एक हेक्सागन्स की तरह अरेंज होती है। अब हम देखते हैं बीटा ग्रेफाइट। बीटा ग्रेफाइट में हमारा क्या होता है, इट हैज ABC लेयर पैटर्न। इसमें जो पैटर्न होता है 3 सेम लेयर होती हैं, पहले 3 सेम लेयर आएंगी, फिर दोबारा 3 सेम लेयर आएंगी, इस तरीके से हमारी ये अरेंज होंगी। अब इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, रोम्बोहेड्रल इसका अरेंजमेंट होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपने ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज कि हमारे ग्रेफाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले तो हमें पता है ग्रेफाइट कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। इट इज ग्रे इन कलर, इसका जो कलर होता है ग्रे होता है, और इसका जो नेचर होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर होता है। नेक्स्ट अब हमारा क्या है, ग्रेफाइट की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। इसका नेचर सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी लेयर्स हैं उनके बीच में कैसी फोर्स है, वीक वंडरवॉल फोर्स है, जिसकी वजह से वीक फोर्स होने की वजह से ये क्या करती हैं, लेयर्स स्लाइड करने लग जाती हैं, इसीलिए इनका नेचर जो है वो स्लिपरी और सॉफ्ट होता है। थर्ड है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था, एक कार्बन ने क्या किया हुआ था, 3 बॉन्ड अपने ने जो उसके साइड वाले कार्बन थे उनके साथ बनाए हुए थे, लेकिन उसकी जो 4th वैलेंसी थी वो हमारी फ्री थी, तो हमारा 4th इलेक्ट्रॉन फ्री था। इसकी वजह से क्या हो पा रहा था, वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो हमारे लेयर्स के बीच में मूव कर रहा था और हमारी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में हेल्प कर रहा था। नेक्स्ट है हमारा ग्रेफाइट बिहेव्स लाइक अ लुब्रिकेंट। ग्रेफाइट जब हमारा लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है। अब लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट का हमारा नेचर स्लिपरी नेचर होता है, तो हमारा ग्रेफाइट का भी नेचर स्लिपरी होता है, इसीलिए ग्रेफाइट हमारा लुब्रिकेंट की तरह भी बिहेव करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपने ग्रेफाइट के एप्लीकेशंस, मतलब हम ग्रेफाइट का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। यूज इन पेंसिल लेड। अब हमारे जो पेंसिल की लेड होती है उसमें हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। हमारे जो बैटरीज होती हैं या हमारे ड्राई सेल होते हैं उनमें जो हम इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारा करंट कंडक्शन होता है, उसमें भी हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं। यूज टू मेक इलेक्ट्रोड्स इन ड्राई सेल एंड बैटरीज। ड्राई सेल और बैटरीज में जो हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो भी हमारी ग्रेफाइट की ही बनी होती हैं। और जो हमारे मोटर होते हैं, मोटर में कार्बन ब्रशेज रहते हैं,
वो जो कार्बन ब्रशेज होते हैं वो भी हमारे ग्रेफाइट के ही बने होते हैं। यूज्ड इन फर्नेसेस एज हीट रेजिस्टेंट मटेरियल, हम फर्नेसेस में भी अपने ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। फर्नेसेस में हमारा क्या होता है, बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। हम इसमें किसका यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट के पास प्रॉपर्टीज होती है कि क्या करता है, वो हीट को रेजिस्ट करता है। ये हमारी एप्लीकेशंस हो गई ग्रेफाइट की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फुलरीन। फुलरीन हमारा क्या है, फुलरीन भी हमारा एक कार्बन की फॉर्म होती है। ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये फुटबॉल की तरह होता है। अब हम इसमें पेंटागन्स और हेक्सागन्स दोनों यूज करते हैं। हमने ग्रेफाइट में क्या किया था, ग्रेफाइट में सिर्फ हमने हेक्सागन्स का यूज किया था, उसमें हमने पेंटागन्स का यूज नहीं किया था। और जो इसका स्ट्रक्चर है हम उसको इस तरीके से बनाते हैं कि दो पेंटागन्स कभी भी अपनी वॉल को शेयर नहीं करते। इसमें जो हम कार्बन का यूज करते हैं वो भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब हम देखते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है फुलरीन में। फुलरीन इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, मतलब ये भी हमारा एक कार्बन की फॉर्म होती है। एक आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर, जो कि इसकी जो स्ट्रक्चर था उससे इंस्पायर हुए थे, इसीलिए हम फुलरीन को बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एच क्रोटो एंड R.E. स्मॉली इन 1985। अब जो हमारा फुलरीन है उसको डिस्कवर किसने किया था, ये तो उसके सिर्फ स्ट्रक्चर से इंस्पायर हुए थे। जो हमारे बकमिंस्टर फुलर थे सिर्फ इसके स्ट्रक्चर से इंस्पायर हुए थे, लेकिन जो हमारे फुलरीन की डिस्कवरी की थी वो किसने करी थी, एच क्रोटो और R.E. स्मॉली ने। कब, 1985 में। ये हमारा फुलरीन की कुछ हिस्ट्री थी। अब हम देखते हैं अपने फुलरीन के स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इट हैज़ अ होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर सिमिलर टू फुटबॉल, मतलब अंदर से तो ये खाली होता है, खोखला होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक बॉल की तरह होता है, जैसे कि आप फुटबॉल देख सकते हैं, बिल्कुल फुटबॉल के जैसे ही हमारा फुलरीन का स्ट्रक्चर होता है। ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसमें जो भी हम कार्बन का यूज करेंगे वो कैसे होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, मतलब उनके हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होगी। द स्ट्रक्चर कंटेन हेक्सागन्स एंड पेंटागन्स, इसके जो स्ट्रक्चर में हम किसका यूज करेंगे, एक तो हेक्सागन्स का और पेंटागन्स का। अब हमारा एक बहुत ही कॉमन फुलरीन होता है, द मोस्ट फेमस फुलरीन C60। एक हमारा बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि C60 में कितने नंबर ऑफ हेक्सागन और पेंटागन्स का हम यूज करते हैं। ये 2 नंबर में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारा क्या है, हमारा जो C60 का होता है इसमें हम 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन्स का यूज करते हैं। ये हमारा लिखा हुआ है, देयर आर 20 हेक्सागन्स एंड 12 पेंटागन्स। अब हम इनको प्लेस किस तरीके से करते हैं, दे आर प्लेस इन सच अ वे दैट 2 पेंटागन्स आर नेवर टचिंग ईच अदर, मतलब यही लिखा हुआ है कि 2 पेंटागन्स कभी भी अपनी बाउंड्री को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, हमेशा उनके बीच में क्या आ जाएगा, हेक्सागन आ जाएगा। अ 3D ज्योमेट्रिक शेप लाइक अ फुटबॉल, अब इसकी जो शेप होती है वो 3D शेप होती है। हमने ग्रेफाइट में क्या देखा था, ग्रेफाइट की जो शेप थी वो 2D थी, लेकिन इसकी क्या है, हमारी फुलरीन की 3D शेप होती है। इसमें अब आप देख भी सकते हैं हमारा ये हेक्सागन है, ये हमारा एक हेक्सागन है और इन दोनों के बीच में एक पेंटागन आया हुआ है, और यही हमारा स्ट्रक्चर बड़ा होता चला जाएगा और एंड में आके ये कवर हो जाएगा। ये बिल्कुल एक बॉल की तरह लगेगा, जैसे हमारी एक फुटबॉल दिखती है, बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह ही हमारा दिखता है। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फुलरीन। फुलरीन को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा मेथड है, हमारा ग्रेफाइट रॉड से हम फुलरीन को बना सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है हम उसमें हीलियम गैस को लेते हैं, फिर जो हमारी ग्रेफाइट रॉड है उसे हम हीट करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे उसे हीट करते हैं, तो वो जो हमारी ग्रेफाइट रॉड होती है वो हमारे फुलरीन के मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाती है। अब हमें फुलरीन तो नहीं मिला, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्योर फुलरीन। तो हम क्या करेंगे, हम मेथड्स का यूज करेंगे, या तो हम क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होती है उसका यूज करेंगे, या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे अपने प्योर फुलरीन के लिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रेफाइट रॉड इज हीटेड स्ट्रांगली इन हीलियम एटमॉस्फेयर, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में जो है हीलियम गैस प्रेजेंट होनी चाहिए, और उसमें क्या करेंगे, हम ग्रेफाइट रॉड को हीट करेंगे। तो क्या करेगा ये, दिस कन्वर्ट ग्रेफाइट इनटू अ मिक्सचर ऑफ फुलरीन, ये ग्रेफाइट रॉड जो है कन्वर्ट हो जाएगी हमारे फुलरीन के मिक्सचर में। द मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और क्रोमेटोग्राफी। अब हम ये जो मिक्सचर बनाया है इसे हम सेपरेट कर सकते हैं, इससे हम प्योर फुलरीन बना सकते हैं। कैसे, या तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके, या हमारी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है उसका यूज करके। सेकंड हमारा मेथड क्या होता है, फ्रॉम बेंजीन ऑक्सीजन फ्लेम। इसमें क्या करते हैं, हम बेंजीन को जो है ऑक्सीजन, एक हीलियम चैम्बर होता है उसमें
बेंजीन को ऑक्सीजन गैस के साथ डालते हैं और क्या करते हैं, उसे हीट करते हैं, बर्न करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, प्योर फुलरीन मिल जाता है। प्योर फुलरीन इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग बेंजीन इन ऑक्सीजन इनसाइड अ स्पेशल हीलियम चैम्बर। हमारा जो चैम्बर है उसमें हमारी हीलियम गैस प्रेजेंट होगी और बेंजीन को हम ऑक्सीजन के साथ डालेंगे उसमें और उसे बर्न करेंगे। तो इसमें कोई हमें इम्प्योर फुलरीन नहीं मिलता, हमें डायरेक्टली प्योर फुलरीन मिल जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, हमारी फुलरीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इट इज अ ब्राउन कलर सॉलिड, इसका जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। इट फॉर्म्स क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म कर लेता है। कलर चेंजेस फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक, इसका जो हमारा कलर है जनरली ब्राउन होता है लेकिन कभी कभी ये ब्लैक भी हो जाता है। कब होता है, जब इसकी जो फिल्म होती है वो थिकर हो जाती है, मतलब वो मोटी हो जाती है, ठीक है। इट गिव्स पिंकिश कलर व्हेन डिजॉल्व इन बेंजीन, अगर हम अपने फुलरीन को बेंजीन में डिजॉल्व कर देंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा, नहीं तो जनरली कौन सा होता है, इसका ब्राउन कलर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन, हमारे जो फुलरीन है इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, मतलब हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। यूज टू मेक कार्बन नैनो ट्यूब, जो हमारी कार्बन नैनो ट्यूब्स होती हैं, जो हमारे टायर होते हैं वो किस चीज़ से बने होते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब से बने होते हैं। उसमें जो हम ट्यूब यूज़ करते हैं वो कार्बन नैनो ट्यूब होती है, तो हम उसे किससे बनाते हैं, फुलरीन से उसे हम प्रिपेयर करते हैं। हेल्प इन डिटेक्टिंग कैंसर सेल, ट्यूमर सेल एंड ब्लॉकेजेस, ये हमारे कैंसर सेल को, ट्यूमर सेल को, ब्लॉकेजेस जो हमारे हो जाते हैं उसको डिटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। एक्ट एज अ कैटलिस्ट एंड एंटीऑक्सीडेंट, ये हमारे कैटलिस्ट की तरह भी बिहेव करता है, मतलब कि ये हमारे रिएक्शन को एक पाथ प्रोवाइड करता है जो कि हमारे क्या करते हैं, रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है। और एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी हम इसे यूज करते हैं। यूज इन मेकिंग सुपर कंडक्टर्स, हम इसे सुपर कंडक्टर्स में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन जो हमारा PYQ आया हुआ है। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेफाइट एंड फुलरीन, ग्रेफाइट और फुलरीन में 2 डिफरेंसेस हमें बताने थे। सबसे पहले हम बेसिस लिखेंगे कि हम किसके बेसिस पे इन्हें डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सेकंड हम लिखेंगे ग्रेफाइट और फुलरीन। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट में हमारा इट हैज लेयर्ड शीट ऑफ कार्बन जॉइंट अरेंज इन हेक्सागन, मतलब इसमें हम इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ हम हेक्सागन्स का यूज करते हैं, हमारे हेक्सागन्स अरेंज हो जाते हैं एक लेयर में। फुलरीन में क्या होता है, इट हैज होलो स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले तो होलो होता है और ये किससे बना होता है, हेक्सागन्स और पेंटागन्स दोनों से मिलकर बना होता है। सेकंड हमारा बेसिस जो है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या है, ग्रेफाइट हमें पता है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और फुलरीन क्या होता है, हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारा 2D स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारा 2D स्ट्रक्चर होता है, फुलरीन में हमारा 3D स्ट्रक्चर होता है। हम इसे कलर के बेस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसका ग्रे कलर होता है, इसका ब्राउन कलर हो सकता है। ऐसे ही हम बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 डिफरेंस पूछे थे तो हमने दोनों डिफरेंस लिख दिए। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि हमारा क्वेश्चन आया था, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन C60 फुलरीन, जो हमारा सबसे कॉमन फुलरीन होता है C60। इसमें हमें बताना था कि हमारा कार्बन के कंपोजिशन कितना है। अब हमें पता है C60 में सिर्फ हमारे कार्बन एटम ही प्रेजेंट है, तो हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा इसके लिए। क्या होता है, परसेंटेज कार्बन निकालने के लिए मास ऑफ कार्बन इन C60, हमारा जो C60 है उसमें कितना मास है और टोटल मास कितना है हमारा C60 का, और उसे मल्टीप्लाई करना है 100 से, जिससे हमारा क्या निकल जाएगी, परसेंटेज निकल जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कार्बन टोटल कितने हैं C60 में, 60 कार्बन है और एक कार्बन का मास कितना होता है 12, और डिवाइड करेंगे हम जो हमारे टोटल C60 जो है हमारा टोटल, उसमें कितने हमारे कार्बन प्रेजेंट है 60 और एक कार्बन का कितना मास होता है 12, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 100% हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे C60 में जो कार्बन की कंपोजिशन है वो कितनी आ जाएगी, 100%। तो इसी के साथ हमारा ग्रेफाइट और फुलरीन कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने सारे PYQs कर लिए। हमारा कभी कभी आ जाता है कि ग्रेफाइट को एक्सप्लेन करो, फुलरीन को एक्सप्लेन करो, या इसकी प्रॉपर्टीज बताओ, एप्लीकेशंस बताओ, तो आपने ये सब देख लिया। इस टॉपिक को अब आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, नैनो मटेरियल। जैसे इसके नाम से समझ आ रहा है नैनो, मतलब इसमें जो है साइज जो है वो बहुत छोटा होगा। नैनो मटेरियल्स वो मटेरियल जिनका साइज बहुत कम हो, मतलब इनका साइज जो है अगर
कोई हमें मटेरियल मिलता है, उसका साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा नैनो मटेरियल होगा। अब इनका साइज इतना छोटा होता है कि हम उसे जो हमारा ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होता है उससे भी नहीं देख सकते। इतना छोटे साइज की वजह से जो है ये बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल मटेरियल नहीं कर पाता उस साइज पे। तो हम देखते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है, नैनो मटेरियल्स आर मटेरियल्स हुज पार्टिकल साइज इज 1 to 100 नैनोमीटर। वो मटेरियल जिनका साइज जो है, जिनका पार्टिकल साइज है वो हमारा 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करे। अब 1 नैनोमीटर का क्या मतलब होता है, 1 बिलियंथ ऑफ मीटर, मतलब 1 मीटर का बिलियन टाइम। मगर अब मतलब ये है कि अगर हम 1 मीटर को बिलियन में डिवाइड कर दें तो वो जो 1 बिलियन मतलब एक पार्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, नैनोमीटर कहेंगे। एक हमारा नैनोमीटर इतना छोटा होता है। दे आर एक्सट्रीमली टिनी पार्टिकल्स, ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सो स्मॉल डेट यू कैन नॉट सी देम इवन विद आर नॉर्मल माइक्रोस्कोप, मतलब जो हमारा एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है आप उनसे भी इनको नहीं देख सकते, इनका साइज इतना कम होता है। बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, इनके छोटे साइज होने की वजह से, इनका साइज इतना छोटा होता है, दे शो स्पेशल प्रॉपर्टीज दैट नॉर्मल मटेरियल डू नॉट शो। तो इस साइज पे आके ये हमें बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज शो करते हैं जो कि हमारा नॉर्मल मटेरियल शो नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन, कि नैनो मटेरियल को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। नैनो मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा टॉप डाउन मेथड और दूसरा होता है हमारा बॉटम अप मेथड। अब हम देखते हैं टॉप डाउन मेथड में क्या होता है। जैसे कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है, टॉप डाउन मतलब कि जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो क्या होगा, उसका साइज ज़्यादा होगा और फिर हम उसको क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे, जैसे भी उसका साइज कम करेंगे और हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक नैनो मटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे कि इसका साइज जो है किस में आ जाए, नैनोमीटर में आ जाए। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है। इन दिस मेथड वी स्टार्ट विद अ लार्ज मटेरियल, हम किससे स्टार्ट करेंगे, लार्ज मटेरियल से स्टार्ट करेंगे एंड ब्रेक इट डाउन इनटू नैनो साइज पार्टिकल, और फिर उसको हम ब्रेक करते चले जाएंगे जिससे हमें क्या मिलेगा, एक नैनो साइज पार्टिकल मिल जाएगा और हमारे नैनो मटेरियल का फॉर्मेशन हो जाएगा। कटिंग और ब्रेकिंग बिग मटेरियल इनटू वेरी स्मॉल नैनो पार्टिकल, अब हम उसे कट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं वो जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था उसको, और फिर उसे क्या करेंगे, नैनो पार्टिकल्स के साइज में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम देखते हैं एग्जांपल, मतलब कि जो हम टॉप डाउन मेथड में यूज करेंगे, कौन कौन सी टेक्निक यूज करेंगे जिससे हम अपने लार्ज जो हमारा मटेरियल है उसको छोटे छोटे साइज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा मैकेनिकल मिलिंग, सेकेंड होता है हमारा लिथोग्राफी। मैं आपको मैकेनिकल मिलिंग में बताती हूँ हम क्या करते हैं। हम एक चैम्बर लेते हैं जिसके अंदर जो है एक मेटल की बड़ी बॉल होती है और हम उस चैम्बर में अपना जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, जो हमारा बिग मटेरियल है, उसको हम डालेंगे और क्या करेंगे, उस चैम्बर को ऑन कर देंगे। तो ऑन होने से हमारा क्या होगा, चैम्बर रोटेट करना स्टार्ट करेगा। जब हमारा चैम्बर रोटेट होगा तो उसके अंदर जो हमारी बॉल है वो मेटल की, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगी और जो हमारा बिग मटेरियल है वो उस बॉल के नीचे आएगा तो वो क्या कर देगी, उसको क्रश करती चली जाएगी और हमें हमारा नैनो मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखो ये क्या लिखा हुआ है, टॉप डाउन में हम क्या करते हैं, ब्रेक बिग मटेरियल को क्या करते हैं, ब्रेक करते चले जाते हैं और हमें क्या मिल जाता है, हमारे नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा मेथड कौन सा है। नेक्स्ट मेथड है हमारा बॉटम अप मेथड। बॉटम अप हमें समझ आ रहा है कि हम क्या लेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो बहुत छोटा होगा, कोई एटम या मॉलिक्यूल, हम उनको कंबाइन करते चले जाएंगे और किस पर पहुंच जाएंगे, हम नैनो पार्टिकल्स पर पहुंच जाएंगे। क्या लिखा हुआ हमारा, इन दिस मेथड वी स्टार्ट विद एटम्स और मॉलिक्यूल एंड बिल्ड नैनो मटेरियल फ्रॉम देम। हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो या तो कोई एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल होगा, हम इनको ज्वाइन करते चले जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमारा नैनो मटेरियल मिल जाएगा। टिनी एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म नैनो मटेरियल, हमारे जो छोटे छोटे एटम है हम क्या करेंगे, उनको ज्वाइन करेंगे और हमें क्या मिलेगा, अपना नैनो मटेरियल मिलेगा। एग्जांपल्स क्या है, मतलब क्या क्या टेक्निक हम यूज कर सकते हैं बॉटम अप मेथड में कि हमें हमारा नैनो मटेरियल मिल जाए। सबसे पहला होता है केमिकल वेपर डिपोजिशन, जिसे हम CVD के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड है हमारा सेल्फ असेंबली। थर्ड है हमारा केमिकल रिडक्शन। हम इन मेथड्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, बॉटम अप अप्रोच यूज कर सकते हैं जिससे हमें हमारा डिजायर्ड नैनो मटेरियल मिल जाएगा। अब हम देखते हैं क्या होता है बॉटम अप में, क्या होता है, बिल्ड करते हैं हम नैनो पार्टिकल्स किससे, या तो एटम से या फिर मॉलिक्यूल से। अब देखो ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिससे आप इजीली बहुत इजीली समझ सकते हैं कि हमारा क्या होता है।
बॉटम टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, हमारा बल्क मटेरियल होता है, हम उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं, या जैसे भी हम उसको तोड़ते चले जाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है हमारा फ्रेगमेंट्स में। फ्रेगमेंट्स हमारा क्या होता है, उसका साइज हमारा ना तो नैनो मटेरियल जितना होता है, ना ही वो जो हमने बल्क मटेरियल यूज किया था, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल था ना, उसका साइज होता है, उसका साइज कम हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम कंटिन्यूसली उसको ब्रेक करते चले जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, नैनो स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, मतलब कि जो हमारा डिजायर्ड नैनो पार्टिकल है वो हमें मिल जाता है। ऐसे ही हमारा बॉटम अप अप्रोच क्या होता है, इसमें हम एटम्स लेते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है, एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन करते चले जाएंगे। तो कंबाइन जब हम करेंगे तो हमें बीच में एक स्टेज मिलेगी क्लस्टर्स, मतलब उनका साइज एटम से तो बड़ा होगा लेकिन नैनो पार्टिकल्स जो हैं उनसे कम होगा। फिर हम उनको कंबाइन करते चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपना नैनो स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है वो हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज के हमारे जो ये होते हैं नैनो मटेरियल्स, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि हमें पता है नैनो मटेरियल का क्या होता है, साइज छोटा होता है, तो साइज छोटा होगा तो क्या होगा, इस वेट इसका कम होगा तो ये लाइट वेटेड होगा। छोटे साइज की वजह से ये इसकी रिएक्टिविटी भी हाई हो जाएगी, ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। और ये जो होते हैं हमारे नैनो मटेरियल्स ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। देखते हैं हमारी प्रॉपर्टीज में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला हमारा वेरी स्ट्रांग, ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। दे हैव हाई स्ट्रेंथ एंड हाई हार्डनेस, मतलब इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड है हमारा लाइट वेट, इनका पार्टिकल साइज जो होता है वो बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से इनका जो वेट होता है वो भी बहुत कम होता है। हाई रिएक्टिविटी, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दे रिएक्ट फास्टर बिकॉज स्मॉल साइज, अपने छोटे साइज की वजह से क्या होती है, इनकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। फोर्थ है हमारा स्पेशल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये कुछ स्पेशल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं, मतलब कि ये डिफरेंट कलर शो करते हैं और डिफरेंट लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दे शो डिफरेंट कलर्स एंड लाइट एब्जॉर्प्शन। फिफ्थ है हमारा बेटर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इनकी जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी अच्छी होती हैं। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंटली कंपेयर टू नॉर्मल मटेरियल, जो हमारा नॉर्मल मटेरियल होता है उसके कंपैरिजन में ये डिफरेंट तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो हमारे नैनो मटेरियल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत स्पेशल प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा नैनो मटेरियल को एक्सप्लेन करो, नैनो मटेरियल्स में हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम नैनो मटेरियल को प्रिपेयर कर सकते हैं, या नैनो मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आप ये सब लिख देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, CNT कार्बन नैनो ट्यूब्स। ये हमारा नैनो मटेरियल से ही मिलके बना होता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स हमारी क्या होती हैं, ये बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती है जो कि हमारे कार्बन एटम की बनी होती हैं। ये एक शीट होती है और हम शीट को क्या करते हैं, उसे रोल कर देते हैं। अब ये जो शीट है ये किसकी बनी होती है, ये ग्रेफाइट की बनी होती है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कार्बन नैनो ट्यूब्स आर वेरी टिनी ट्यूब्स मेड ऑफ कार्बन एटम। कार्बन नैनो ट्यूब्स क्या होती हैं, बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो कि किससे बनी होती हैं, कार्बन एटम से मिलके बनी होती हैं। दे लुक लाइक अ रोल्ड अप शीट ऑफ ग्रेफाइट, ये किसकी तरह दिखते हैं कि हमारे पास एक ग्रेफाइट की शीट थी और हमने उसे क्या किया, रोल कर दिया। अब ये कैसी होती हैं, ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, इनका वेट कम होता है, वेरी लाइट होती हैं और ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सीलेंट कंडक्टर्स। अब हम बात करेंगे अपने कार्बन नैनो ट्यूब्स के टाइप की। तो जैसे कि हमें पता है हमने इसे कैसे प्रिपेयर किया, हमने ग्रेफाइट की शीट ली और उसको रोल कर दिया। तो हमारे इसी तरीके से दो टाइप हो सकते हैं हमारे कार्बन नैनो ट्यूब्स के। पहला हो सकता है हमारा सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स और हो सकता है सेकंड हमारा मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब्स। अब सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब क्या होगा, हमें नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें जो है हम सिर्फ एक शीट का यूज करेंगे, एक शीट लेंगे ग्रेफाइट की और उसको रोल कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंगल वॉल्ड। और लेकिन हमें ये पता है कि जब हम एक ही शीट का यूज करेंगे तो ये बहुत सेंसिटिव होगा, बहुत आसानी से टूट जाएगा, ये जो है ड्यूरेबल नहीं होगा। मेड ऑफ वन शीट ऑफ ग्रेफाइट रोल्ड इनटू अ सिंगल होलो ट्यूब, हम एक ग्रेफाइट की शीट को लेंगे और रोल कर देंगे। जब हम रोल करेंगे अंदर से तो वो खाली रहेगा, तो ये क्या होगी, ये होलो ट्यूब होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डायमीटर इज वेरी स्मॉल। अब ये जो हमारी सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब होंगी इनका डायमीटर भी कम होगा, 1 या 2 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा इसका डायमीटर। दे आर वेरी थिन एंड लाइट,
ये बहुत पतली होंगी और बहुत लाइट होंगी। हाईली कंडक्टिव एंड दे आर हार्डर एंड मोर एक्सपेंसिव टू प्रिपेयर। अब हमारी ये जो शीट होती है ये इतनी पतली होती है कि हमें जब अगर हम इन्हें प्रिपेयर करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि अगर हमारा थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो हमारी शीट टूट सकती है या कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए इसे प्रिपेयर करना जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब। मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब जैसे कि हमें नाम से ही समझ आ रहा है, इसमें जो हम ग्रेफाइट की शीट को रोल करेंगे वो एक शीट नहीं होगी, वो बहुत सारी शीट को हम एक साथ रोल कर देंगे। इसे हम कैसे बना सकते हैं कि हम जो हमारी सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स थी उसके ही ऊपर हम लेयर बनाते चले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब्स मिल जाएगी। अब ये हमारी स्ट्रॉन्ग होंगी अगर हम कंपेयर करें सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब से। क्यों? क्योंकि इसमें एक शीट नहीं होगी, इसमें बहुत सारी शीट्स का हम यूज करेंगे। ठीक है, दे मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट शीट। ग्रेफाइट शीट हम बहुत सारी ग्रेफाइट शीट का यूज करेंगे, उन्हें रोल करते चले जाएंगे। दे लुक्स लाइक मैनी ट्यूब्स प्लेस्ड वन इनसाइड अनदर। ये हमें दिखने में कैसी लगती है कि हमने एक ट्यूब ली, एक ट्यूब के अंदर हम दूसरी ट्यूब डालते चले गए और हमें क्या, हम अपना क्या मिल गया, मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब मिल गया। दे हैव लार्जर डायमीटर, इनका डायमीटर भी ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर होंगे और स्टेबल भी ज़्यादा होंगे अगर हम कंपेयर करें सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनोट्यूब से। दे आर इजियर एंड चीपर टू मेक, इन्हें बनाना आसान भी है और चीपर भी है, हमारी कॉस्ट जो आती है इन्हें बनाने में वो भी कम आती है। अब हमारा PYQ क्वेश्चन है जो कि हमारा नैनो मटेरियल से आया हुआ है। डिस्क्राइब प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ नैनो मटेरियल। हमें नैनो मटेरियल्स की प्रिपरेशन बतानी थी, प्रॉपर्टीज बतानी थी और एप्लीकेशंस बतानी थी। प्रिपरेशन अभी हमने देखा था, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच था, हम दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। सेकंड है हमारे प्रॉपर्टीज भी हमने देखी थी कि लाइट वेट होती हैं, इनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, ये सब हम लिख देंगे। लेकिन अभी हमने एप्लीकेशंस कवर नहीं करी, तो ये दोनों तो आप अपना देख के लिख सकते हैं। हम एप्लीकेशंस देखते हैं कि हमारे नैनो मटेरियल्स की क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं। नैनो मटेरियल्स को सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं, जो हमारी चिप होती है, ट्रांजिस्टर या हम कहें IC इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है, नैनो सर्किट, सेंसर्स, हम इसमें किसका यूज़ करते हैं, अपने नैनो मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। हम मेडिकल फील्ड में भी नैनो मटेरियल का यूज़ करते हैं। ड्रग डिलीवरी, कोई अगर हमें ड्रग को बनाना है उसमें हम नैनो मटेरियल्स का यूज़ करेंगे। कैंसर के ट्रीटमेंट में जो हमारे बायो सेंसर्स होते हैं उसमें। फिर हम एनर्जी में भी इसका यूज़ करते हैं, जो हमारे सोलर सेल्स होते हैं, बैटरीज या सुपर कंडक्टर जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, उसमें भी हम अपने नैनो मटेरियल का यूज़ करते हैं। फोर्थ है हमारा एनवायरनमेंट में भी यूज़ करते हैं, जो हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम होता है, जो हम RO यूज़ करते हैं उसमें हम नैनो मटेरियल का यूज़ करते हैं। अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में जो हमारे एयर फिल्टर्स होते हैं उसमें भी हम इनका यूज़ करते हैं, जो कि हमारे क्या करता है, एयर को फिल्टर करता रहता है। जो हमारी बेकार एयर होती है वो हमारी फिल्टर्स में रह जाती है, उसमें जो डस्ट वगैरह होती है, और जो हमारी प्योर एयर होती है, साफ एयर, वो हमारी बाहर चली जाती है। फिफ्थ है हमारा मटेरियल एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी हम यूज़ करते हैं। किस वजह से, लाइट वेट की वजह से इसके हम कोटिंग करते हैं या पेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। ये हमारी थी एप्लीकेशंस हमारे नैनो मटेरियल्स की। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये हमारा 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा PYQ है, डिफाइंड कार्बन नैनो ट्यूब्स। कार्बन नैनो ट्यूब्स अभी आपने देखा था क्या था, हमारे ग्रेफाइट की शीट थी उसको हमने रोल कर दिया था। दो टाइप थे इसके, सिंगल वॉल्ड और मल्टी वॉल्ड। आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकंड है हमारा मेंशन एनी 2 यूजेस। अब इसके हमें 2 यूज भी बता देते। कार्बन नैनो ट्यूब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, आपको भी समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं यूजेस की, कार्बन नैनो ट्यूब्स के क्या क्या यूजेस होते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब्स को भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। यूज इन जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं, सर्किट्स में, सेंसर में, या नैनो डिवाइसेस, छोटी छोटी जो डिवाइसेस होती है उसमें हम किसका यूज करते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज करते हैं। बैटरीज एंड एनर्जी स्टोरेज, कोई भी डिवाइस जो एनर्जी को स्टोर करे उसमें हम किसका यूज करते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब का यूज करते हैं। जो हमारी लिथियम आयन बैटरीज होती हैं उसमें हमारा कार्बन नैनो ट्यूब यूज होता है। ये हमारे कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर क्या काम करते हैं, एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं। उसमें भी हम कार्बन नैनो ट्यूब के यूज करते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब हमारा क्या करता है, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको इंक्रीज करता है। अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ग्रीन केमिस्ट्री। अब हमारा ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है, हमें नाम से ही समझ आ रहा है। ग्रीन केमिस्ट्री मतलब हम ऐसी
टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जिससे हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना हो। हम ऐसे केमिकल्स बनाएंगे, ऐसे सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे जो कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करें, ह्यूमन हेल्थ को हार्म ना करें। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या लिखा हुआ है, ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स मेकिंग केमिकल प्रोडक्ट इन अ वे दैट डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट। मतलब कि केमिकल, जो हम केमिकल प्रोडक्ट को बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएं कि वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म ना करें। इट फोकसेज ऑन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। इसका मेन फोकस कहाँ रहता है कि हम अपने पॉल्यूशन को कम करें, एनर्जी को सेव करें, और जो हम केमिकल्स यूज़ करें वो सेफ केमिकल यूज़ करें, मतलब कि उनमें से टॉक्सिक गैसेज ना निकले। प्रिवेंटिंग वेस्ट जो है वो हमारा कम से कम हो, ये इसका मेन मोटिव रहता है हमारा ग्रीन केमिस्ट्री का। अब हमारे ग्रीन केमिस्ट्री के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, 12 प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे ग्रीन केमिस्ट्री के। अब हम इन्हें देखते हैं वन बाय वन कि हमारा क्या होता है। सबसे पहला होता है हमारा प्रिवेंट वेस्ट। सबसे पहला इसका मोटिव है कि हमारा वेस्ट जो है वो कम से कम हो। रिएक्शन शुड नॉट प्रोड्यूस वेस्ट। रिएक्शन जो है वो हमारा वेस्ट को प्रोड्यूस ना करे। इट इज़ बेटर टू स्टॉप वेस्ट बिफोर इट फॉर्म। मतलब क्या है, अगर हम कोई रिएक्शन बना रहे हैं उसमें हम ज़्यादा डेरिवेटिव्स का यूज़ ना करें। अगर हम जैसे कि अगर हमने रिएक्टेंट 3 यूज़ करे और हमें प्रोडक्ट 1 मिल रहा है, उसके साथ 3 बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रही है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड है हमारा एटम इकोनॉमी। एटम इकोनॉमी में क्या होता है, जो एटम रिएक्टेंट में यूज़ कर रहे हैं वो रिएक्टेंट मैक्सिमम पार्ट बन सके हमारे फाइनल प्रोडक्ट का। ये हमारे ग्रीन केमिस्ट्री का मोटिव रहता है। चूज रिएक्शंस वेयर मोस्ट एटम ऑफ रिएक्टेंट बिकम द फाइनल प्रोडक्ट। कि जो हमने अपने रिएक्टेंट में एटम का यूज़ किया है वो मैक्सिमम से ज़्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारा क्या करें, फाइनल प्रोडक्ट में मिले हमें। ये ना हो कि बीच में ही उनकी वेस्टेज हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, लेस हजार्डस केमिकल। जो हम रिएक्शन के टाइम पे हम अपने केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं वो केमिकल्स भी सेफ होने चाहिए, उनमें कोई टॉक्सिक फ्यूम ना निकले जो कि हमें हार्म ना करें या हमारे पॉल्यूशन को ना बढ़ाए। यूज़ केमिकल्स दैट आर सेफ एंड नॉन टॉक्सिक। ठीक है, ऐसे केमिकल्स का यूज़ करना जो कि सेफ हो और नॉन टॉक्सिक हो। फोर्थ है हमारा सेफर केमिकल डिज़ाइन। जो हम केमिकल बना रहे हैं वो भी हमारा सेफ होना चाहिए। प्रोडक्ट शुड बी सेफ फॉर ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ होना चाहिए और हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए भी सेफ होना चाहिए। कि ये नहीं कि हमारी ह्यूमन हेल्थ को वो अफेक्ट कर रहा है, हमारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इससे हमें दिक्कत हो। फिफ्थ है हमारा सेफर सॉल्वेंट। जो हमारे सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो भी हम कौन से सॉल्वेंट यूज़ करें जो कि हार्म ना करें, जो हार्मफुल ना हो, वो सॉल्वेंट हमें यूज़ करनी चाहिए। अवॉइड हार्मफुल सॉल्वेंट। हार्मफुल सॉल्वेंट जो है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। यूज़ वाटर एंड इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स। इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पानी यूज़ कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट, या फिर इको फ्रेंडली बहुत सारे हमारे सॉल्वेंट होते हैं जिनको हम इनके प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं। 6 है हमारा एनर्जी एफिशिएंसी। हमारी एनर्जी भी रिएक्शंस में कम से कम होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारी रिएक्शन तो परफॉर्म हो रही है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हमारा प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इससे क्या होगा, हमारा एनर्जी का वेस्टेज होगा। कैरी आउट रिएक्शंस एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पर हो और प्रेशर जो है वो नॉर्मल प्रेशर हो, हाई प्रेशर ना हो और ना ही लो प्रेशर हो। एक नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर को मेंटेन करना। 7 है हमारा रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। मतलब जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो भी रिन्यूएबल होना चाहिए। हम कोशिश करें कि जो हम रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं वो हम नेचुरल सोर्सेज से ही यूज़ कर लें। यूज़ रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स। मतलब कि अगर हमें मटेरियल की नीड है तो हम कोशिश करें कि वो हमें अपने नेचर से ही मिल जाए। 8 है हमारा रिड्यूस डेरिवेटिव्स। अब जो हमारे डेरिवेटिव्स हैं हमें उनको भी रिड्यूस करना है, अननेसेसरी स्टेप्स नहीं लगाने, हमें मिनिमम स्टेप का यूज़ करना है अपने रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अवॉइड अननेसेसरी स्टेप लाइक यूजिंग प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। कि हम प्रोटेक्टिंग ग्रुप का यूज़ कर रहे हैं और अपने डेरिवेटिव्स को बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा 9 कैटालिसिस। हमें कैटलिस्ट का यूज़ करना चाहिए। कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक हमारे रिएक्शन को पाथ प्रोवाइड करते हैं, उससे हमारा क्या होता है, रिएक्शन जो है रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। और फिर एंड में क्या होता है, हम कैटलिस्ट को उसे रिमूव भी कर लेते हैं क्योंकि कैटलिस्ट हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ वो एक पाथ प्रोवाइड करता है जिससे हमारा क्या होता है, रिएक्शन फास्ट हो जाती है। यूज कैटलिस्ट टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस वेस्ट। अगर हम कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और वेस्टेज कम होगा। 10th है हमारा
डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। अब जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाए। ये नहीं है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हमने प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, डिग्रेडेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट शुड ब्रेक डाउन नेचुरली, प्रोडक्ट खुद ब खुद ब्रेक डाउन हो जाए हमारा यूज़ करने के बाद। नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम एनालिसिस, मतलब हमें टाइम को भी मॉनिटर करना है। ऐसे नहीं कोई हमारी रिएक्शंस हो रही है हम उसे करते जा रहे हैं, हमें यही नहीं पता कि वो कितने टाइम में हुई, क्योंकि जब अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा रखा है, टेम्परेचर हमारा हाई है, प्रेशर हाई है, तो इससे क्या होगा हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुंचेगा। तो इसीलिए हमें टाइम की भी मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉनिटर रिएक्शंस कंटिन्यूसली टू अवॉइड पॉल्यूशन, हमारे पॉल्यूशन को कम करने के लिए या अवॉइड करने के लिए हमें टाइम मॉनिटरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सेफर प्रोसेस, जो हमारे प्रोसेस हैं वो भी सेफ होने चाहिए। जो हम मेथड्स यूज़ कर रहे हैं वो रिस्की नहीं होने चाहिए। यूज केमिकल मेथड डेट रिड्यूस द रिस्क ऑफ फायर, एक्सप्लोजन और टॉक्सिक रिलीज, हमारी कोई टॉक्सिक गैस रिलीज ना हो, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारे 12 प्रिंसिपल्स से ग्रीन केमिस्ट्री के, ये हमारे बहुत बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, हमने PYQs में देखा है, बहुत ये आए हुए हैं कि एक्सप्लेन 12 प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन ग्रीन केमिस्ट्री विद 12 प्रिंसिपल्स, तो आप ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस के, जो हमारी ग्रीन केमिस्ट्री है हम उसके कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ग्रीन सिंथेसिस ऑफ ड्रग को हम मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको बनाने के लिए हम ग्रीन रूट का इस्तेमाल करते हैं, तो हम ड्रग के सिंथेसिस के लिए भी ग्रीन केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। यूज़ ऑफ सेफर सॉल्वेंट, अपने जो सॉल्वेंट हैं उनको सेफ बनाने के लिए, जो कि हमारे लिए हार्मफुल ना हो, हम किसका यूज़ करते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हम ग्रीन केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कि हमारा जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन, ये सब कम हो जाए। और हम ग्रीन केमिस्ट्री का यूज़ करके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना PYQ, जो कि हमारा आया हुआ है। एक्सप्लेन ग्रीन केमिस्ट्री, डिस्कस 12 प्रिंसिपल्स। ग्रीन केमिस्ट्री को सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है, वो आपने देख लिया था कि किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, और 12 प्रिंसिपल्स को बताना है। ये हमारा 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री की हमारी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला है हमारा प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे, ग्रीन केमिस्ट्री हमारे पॉल्यूशन को कम करता है, जो हमारा एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है या सॉइल पॉल्यूशन है, उसको कम करता है। क्यों, क्योंकि जो हम उसमें सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, जो प्रोसेस यूज़ करेंगे, उसमें कोई भी टॉक्सिक गैस रिलीज ना हो, कोई भी ऐसा हम डेरिवेटिव ना लें जो कि हार्मफुल हो, तो इससे क्या करेगा, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। ये ग्रीन केमिस्ट्री रिड्यूस पॉल्यूशन इन एयर, वाटर एंड सॉइल बाय अवॉइडिंग हार्मफुल केमिकल्स। सेकेंड है हमारा रिड्यूस वेस्ट, इससे क्या होगा, हमारा वेस्टेज भी कम से कम होगी, मिनिमल वेस्ट होगी। बाय डिजाइनिंग क्लीनर रिएक्शंस इट प्रिवेंट वेस्ट फॉर्मेशन विथ सेव मनी, अगर हमारा वेस्टेज कम होगी, अगर हम जितने रिएक्टेंट यूज़ करें उतना ही हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट कम मिल रहे हैं, तो हमारी मनी भी सेव होगी। तो ये हमारे ग्रीन केमिस्ट्री का मोटिव रहता है कि हम इस तरीके से अपनी चीज़ों को यूज़ करें। एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल लोड, और हमारा एनवायरनमेंट पे भी लोड कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम अपना सही सॉल्वेंट यूज़ करेंगे, हमारा पॉल्यूशन कम होगा, तो हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। थर्ड है हमारा सेव्स एनर्जी, एनर्जी को भी सेव करेगा। क्यों, क्योंकि हमारा ग्रीन केमिस्ट्री का क्या मोटिव रहता है, इसका मोटिव ये रहता है कि जो हम टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो रूम टेम्परेचर यूज़ करें और एक मिनिमम प्रेशर को मेंटेन करके रखें, जो कि हमारा प्रेशर होता है कि ना उसको ज़्यादा करना ना उसे हमें कम करना है। तो इससे क्या होगी, हमारी एनर्जी भी सेव होगी। ग्रीन केमिस्ट्री प्रमोट्स रिएक्शंस एट रूम टेम्परेचर, ग्रीन केमिस्ट्री प्रमोट करता है कि जो हमारी रिएक्शंस है वो किस पे होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए और नॉर्मल प्रेशर पे होनी चाहिए। इससे क्या होगा, ये रिड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होगी और फ्यूल का भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोड्यूस सेफर प्रोडक्ट। जो हमारा ग्रीन केमिस्ट्री प्रोडक्ट डिज़ाइन करता है वो क्या होते हैं, सेफ होते हैं। प्रोडक्ट मेड थ्रू ग्रीन केमिस्ट्री आर लेस हार्मफुल एंड ऑफन बायोडिग्रेडेबल। प्रोडक्ट जो हमारे ग्रीन केमिस्ट्री से बनते हैं, जो ग्रीन रूट यूज़ करते हैं हम उनको बनाने के लिए,
वो हार्मफुल भी कम होता है और बायोडिग्रेडेबल होता है। वो डिग्रेड हो जाता है खुद ब खुद, कुछ टाइम बाद जब हम उसका यूज़ कर लेते हैं उसके बाद वो डिग्रेडेबल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ। ये ह्यूमन हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। रिड्यूस एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स, प्रोटेक्टिंग वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स। जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, अगर हमारा टॉक्सिक गैसेस रिलीज नहीं होगी, हार्मफुल केमिकल रिलीज नहीं होगा, तो वहाँ पे जो वर्कर हैं या जो उस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं उनकी हेल्थ क्या होगी, उनकी हेल्थ को वो प्रोटेक्ट करेगा। तो ये हमारी इंपॉर्टेंस है ग्रीन केमिस्ट्री की। इसी के साथ हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए जो कि हमारे यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली यही क्वेश्चंस हमारे पूछे जा रहे हैं। तो आप अगर इसको प्रिपेयर कर लेंगे आपकी यूनिट 1 बहुत अच्छे से हो जाएगी और आप बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका कोई भी क्वेश्चन यूनिट 1 से नहीं छूटेगा। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और सारे के सारे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री यूनिट 1 के टॉपिक्स बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इतना मोर देन इनफ है, इतना कर लिया बहुत अच्छी बात है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको ऐसे ही कंटेंट देखते रहना है। आप प्लीज इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट है उसे चेकआउट कर लेना क्योंकि और वीडियो उसी प्लेलिस्ट के अंदर आएंगी। ठीक है, कमेंट करके बताना कि आपको कंटेंट कैसा लगा या फिर कोई अगर चेंजेस हैं तो वो भी आप बता सकते हो। आपके लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करने से बहुत ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है जिससे कि हम ऐसी वीडियोस और ला पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।